Hi everyone, welcome back to GK Today. I'm Nuzat Sana this side, your mentor and educator. So basically as you know guys कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं राइट। तो पिछली वाली वीडियो में हमने किया था फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो उसमें एक्चुअली वो सारे क्वेश्चंस थे जो इस साल एग्ज़ाम में रिपीटेडली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ओके, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग ने उधर कवर कर लिए थे और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और आज इसका फर्स्ट डे है, यानी आज ये सेट 1 है। ऑलराइट, तो इसी तरह जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक हम लोग बहुत सारे सेट्स प्रैक्टिस करेंगे। और जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ का आगे पीछे का जो भी डिटेल में है, मतलब कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, ताकि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए तो यू आर इजी टू हैंडल विद दैट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So starting with our very first question, what does UNHCR stands for? देखिए पिछली वाली वीडियो में भी हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, यानी इसका मतलब ये है कि ये रेलवेज़ का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एब्रीविएशंस वाला। तो आपको थोड़ा सा एब्रीविएशंस पे नज़र मार के जानी चाहिए। और जो रिसेंटली फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके एब्रीविएशंस तो आपको पता ही होना चाहिए कि उनका फुल फॉर्म क्या है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में भी कुछ बहुत डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशन सब में कॉमन है और उसके बाद HCR में थोड़े बहुत डिफरेंसेस कर दिए गए हैं। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रेफ्यूजीज़, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, या फिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़। देखिए कितने ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। और बेसिकली ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट रेफ्यूजीज़, क्योंकि जो भी रेफ्यूजीज़ होते हैं उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, तो इसलिए उनको उनका सेटलमेंट करने के लिए किसी थर्ड कंट्री में, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड UN रेफ्यूजी एजेंसी। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दैट ऑल्सो। और इसका हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करनी है। देखिए हर क्वेश्चन के लास्ट में मैंने ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इन नंबर्स का मतलब ये है कि 2017 में जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पे किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये। और अगर आपको थोड़े से ट्रस्ट इशूज़ हैं तो यू कैन ऑलवेज गो एंड डाउनलोड दिस पेपर एंड क्रॉस चेक इट। ओके, तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ। देखिए यहाँ लार्जेस्ट का मतलब है मैसिव से। ओके, यानी कि कौन से वोल्केनो का सबसे ज़्यादा मास या फिर वेट होता है। तो ऑप्शंस हैं क्यूजॉस डेल सलाडो, माउंट वेसुवियस, तामू मसीफ, या फिर मोना किया। तो इसका करेक्ट आंसर है तामू मसीफ। और अगर आपसे पूछें तामू मसीफ कहाँ पे है तो ये है जापान में। ऑलराइट, और अगर आपसे सारे ऑप्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है यहाँ पे ओजोस डेल सलाडो, तो ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। ओके, और एक चीज़ और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट समिट एलिवेशन है, यानी इसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, यानी इसका जो पीक है वहाँ से जो मतलब एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, तो वो बहुत सबसे ज़्यादा है इसका। ठीक है, और उसके बाद माउंट वेसुवियस, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये इटली में है, क्योंकि माउंट वेसुवियस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आए दिन ये कभी फटता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है राइट। और एक और है माउंट इटना करके, वो भी इटली में है, वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये दोनों माउंट वोल्केनोस तो आप याद ही रखिएगा। ओके, तामू मसीफ की बात ऑलरेडी हो गई है। और अगर मोना किया की बात करें तो ये ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम बेस टू पीक इसको माना जाता है, यानी जो डिस्टेंस है इसकी बेस से लेके ऊपर टॉप पीक तक, ये इसकी सबसे ज़्यादा है। ऑलराइट, और ये कहाँ पड़ता है मोना किया? ये आपका पड़ता है हवाई आइलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 3, टू डिटरमिन द हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी व्हाट इज मेजर्ड? डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व फ्लोरीन, डिजॉल्व मीथेन, या फिर डिजॉल्व कैल्शियम। यानी कि वाटर कितना हेल्दी है, किसी भी वाटर बॉडी की बात करें, आइदर इट इज़ ओशन और मरीन और एक्वेरियम, एनीथिंग। ओके, तो उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिए अगर आपको थोड़ा सा BOD वर्ड भी पता होता तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते थे। BOD का फुल फॉर्म सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और वो क्या होता है? देखिए जो अमाउंट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, जो उसमें अरेबिक बायोलॉजिकल और डिकम्पोजिशन होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितने डिजॉल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके,
तो एक्चुअली देखिए जब कम DO होगा यानी लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जब होगा तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें होने लगता है और इसकी वजह से क्या होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होने लगेगा। अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं तो आपकी वेजिटेशन ग्रोथ जो पानी के अंदर है वो भी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से एक प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो यूट्रोफिकेशन डेवलप होने लगता है उसके अंदर और वो प्रोसेस जनरेट हो जाता है। और यूट्रोफिकेशन अगर किसी चीज़ में है तो उसको फिर उतना हेल्दी नहीं मानते हैं यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और वेजिटेटिव ग्रोथ जो होता है पानी के अंदर वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। ओके, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, अगर आपको BOD भी पता होता तो आप डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ईजिली ऑप्शंस मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेंजर गैस। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी गैसेस का नाम है ये सारी की सारी इनर्ट गैसेज हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती हैं, जल्दी किसी के साथ अपना कोई कंपाउंड नहीं बनाती हैं। तो ऑप्शंस हैं जेनॉन, नियॉन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जेनॉन। देखिए जेनॉन एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका रियल नेम होता है जेनॉस। ओके, और जेनॉस का ऑलरेडी मतलब होता है स्ट्रेंजर, तो वहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि जेनॉन एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब ही होता है स्ट्रेंजर, तो इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ऑलराइट, और ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और थोड़ी थोड़ी डेंस होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ अगर ऑप्शंस की बात करें तो नियॉन जो होता है वो हमारे एडवर्टीजमेंट साइंस में यूज़ होता है, जो आप देखते हैं हर जगह बोर्ड एंड बैनर्स लगे होते हैं उसके अंदर नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, और आर्गन की अगर बात करें तो वो लाइट्स में यूज़ होता है। इसके अलावा जो क्रिप्टॉन है वो फ्लैश लाइट्स में यूज़ होता है। तो ये थोड़ा सा इसके यूजेस हैं वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड विद अफेक्ट फ्रॉम। देखिए आप सोच रहे होंगे कि शायद ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस ही आप देख रहे हैं कि कितनी पुरानी डेट दी गई है, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस बहुत पुरानी है। इसका ये क्लियरली मतलब है कि अगर आप अभी पेपर दे रहे हैं तो आपको थोड़ी सी योजना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली 2014 से बहुत सारी योजना मोदी जी लेकर आए हैं, तो वो सारी योजना पे थोड़ी सी आपकी नज़र होनी चाहिए, कब शुरू हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, क्या चीज़ उसकी खासियत है ना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए एक्चुअली जो ये जवाहर रोजगार योजना थी ये 2 स्कीम्स को मिला के बनाई गई थी, एक थी नरेगा और एक थी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। और अगर आपसे नरेगा का फुल फॉर्म पूछते हैं तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सबको ही पता होता है, लेकिन अब वो कन्वर्ट होकर क्या बन गया है, मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी भी आगे ऐड हो गया है। राइट, तो ये दोनों स्कीम्स को मिला के एक बड़ी स्कीम बनाई गई थी जवाहर रोजगार योजना। और उस टाइम पे मतलब जब ये अभी मैं आपको ऑप्शंस के साथ जब अभी डेट बताऊंगी तो उस टाइम की ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम बन गई थी। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। अप्रैल 1 1977, देखिए अप्रैल 1 तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शंस में कॉमन है, क्योंकि तो ये तो आपको देखना भी नहीं है। तो रियल ऑप्शंस हैं आपके 1977, 1998, 2012 या फिर 1989। तो इसका करेक्ट आंसर है 1989। और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी जी, तो उनके अंडर में उस टाइम की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम आई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, प्रणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर कन्वेइंग द कंबाइंड वाटर्स ऑफ द पेनगंगा रिवर, डैश रिवर एंड द वेनगंगा रिवर। यानी जो प्रणहिता है ये गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और ये कौन कौन से पानी को कंबाइन करके बनती है। पेनगंगा रिवर बता दिया है ऑलरेडी, वेनगंगा भी बता दिया है, तीसरी रिवर का नाम आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं वारधा, कोयना, ताप्ती या फिर उल्हास। तो इसका करेक्ट आंसर है वारधा। ओके, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आप प्लीज़ याद रखिएगा। प्रणहिता इज इक्वल्स टू पेनगंगा प्लस वेनगंगा प्लस वारधा। प्रणहिता इज इक्वल्स टू पेनगंगा प्लस वेनगंगा प्लस वारधा। आप मेरे साथ 3-4 बार रिपीट करिए, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ओके, और ये 34% ऑफ गोदावरी ड्रेनेज बेसिन को कवर भी करता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछें कभी कि ये कहाँ पे फ्लो करती है या फिर कहाँ से कहाँ होकर जाती है, तो ये महाराष्ट्र के बॉर्डर से होते हुए तेलंगाना के साइड जाती है। वैसे इतना डिटेल में आपसे कभी नहीं पूछेंगे, ओनली बस आपको यही याद रखना है कि प्रणहिता इज इक्वल्स टू पेनगंगा प्लस वेनगंगा एंड प्लस वारधा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन। देखिए अभी ये क्वेश्चन हम लोग ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाली वीडियो में भी देखा था। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा आपका स्टैटिक जो जीके है वो भी टेस्ट कर रहे हैं। टेम्पल्स, डांसेस, डांस फॉर्म्स, ये भी जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये बार बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू हो जाएगा उस लिस्ट से। ओके, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। देखिए मीनाक्षी टेम्पल का पूरा नाम एक्चुअली है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल्स, और जहाँ पे अगर अम्मा करके कुछ आ गया तो आप समझ ही गए होंगे कि साउथ की बात हो रही है कुछ, है ना। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था कि ये साउथ के बारे में बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे ऑब्वियसली केरला, कर्नाटका या आंध्रा नहीं दिया हुआ था, तो आप ऑब्वियसली तमिलनाडु टिक कर सकते थे, राइट। और अगर आपसे कभी पूछें कौन सी सिटी के अंदर है तमिलनाडु की, तो मदुरई सिटी के अंदर है। और रिवर कौन सी है, कौन सी रिवर के किनारे सिचुएटेड है, तो वैगई रिवर के नीचे किनारे है, ऑलराइट। और देखिए इसको बिल्ड कौन किया था, एक्चुअली एक वंश था कुमारी कंडम सर्वाइवर्स जो उसके थे, उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। कब बनाई थी, 6th सेंचुरी BC में। देखिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि सबसे पहले तो ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। इसके बाद रिवर वैगई के किनारे है, और सिटी कौन सी है, मदुरई। मदुरई इतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बिल्ड कौन किया है ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जानिए कि कुमारी कंदम सर्वाइवर्स ने इसको बनाया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, मोहिनी अट्टम इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। देखिए अभी पीछे एक स्टैटिक क्वेश्चन किया और फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, राइट। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर केरला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। देखिए मोहिनी अट्टम 2 वर्ड से मिलके बना है, मोहिनी प्लस अट्टम, ओके। और मोहिनी यूजुअली वुमेन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो एक्चुअली ये इसलिए बना था, ये इस चीज़ को डेजिग्नेट करता है कि जो डेविल्स होते हैं उनको फेमिनिन पावर से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस पूरे डांस फॉर्म में, ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है और इसके अंदर यही चीज़ दिखाते हैं कि जो डेविल्स हैं उनको फेमिनिन पावर से वुमेन डिस्ट्रॉय कर देती हैं, राइट। तो इसके अलावा देखिए अगर कुछ और डांस के बारे में बात करें तो एक बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में यूजुअली, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का, ओके। इसके अलावा कथकली की बात करें तो वो भी केरला का है, और गरबा की बात करें तो वो गुजरात का है, और इसके अलावा अगर घूमर की बात करें तो घूमर गाना नहीं सुना है तो वो राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 9, क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन। यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो कब हुआ था, दिसंबर। अब देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस में जो आपका मंथ है वो सेम है, तो वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ईयर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1994, 1997, 2000 या फिर 2004। तो इसका करेक्ट आंसर है 1997। देखिए क्योटो एक्चुअली ये चीज़ जो हुई थी वो जापान में हुई थी, और ये क्यों हुई थी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा होने लगा था उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। उसकी वजह से एक्चुअली क्लाइमेट बहुत ख़राब हो रहा था हमारा उस टाइम पे, तो इस वजह से ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और इसमें सब लोग जो भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं उनका ये अहद होता है कि वो अब जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही हैं उसको वो बहुत हद तक रिड्यूस करेंगी, ओके। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्डर्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि इनको देना चाहिए कि ये नीचे से ऊपर जाते हुए पूछ रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे आते हुए पूछ रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो यूजुअली 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले होती है आपकी, सबसे बॉटम पे होती है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं वो होती है ट्रोपोस्फेयर। देन उसके ऊपर जहाँ पे ओजोन लेयर वगैरह है ये सब जहाँ पे रहती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर होती है मेसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर, एंड सबसे ऊपर यानी बियॉन्ड स्पेस उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर, ओके। और एक्सोस्फेयर सबसे ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर है, और जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे नीचे वाली यानी लोएस्ट लेयर है, अगर हम इधर से बात कर रहे हैं तो। और अगर हम ऊपर से बात करेंगे तो वो चीज़ उल्टी हो जाएगी, राइट। तो हो सकता है कि आपसे रिवर्स पे पूछ ले, तो आप प्लीज़ कभी देख लीजिएगा। और अगर आपको कभी कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो नीचे से ऊपर ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और उसके बाद आता है एक्सोस्फियर, ऑलराइट। तो प्लीज़ ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द अंडमान्स एंड निकोबार्स आर सेपरेटेड बाय द डैश विच इज़ 150 किलोमीटर वाइड। यानी कि जो अंडमान और निकोबार के बीच में एक बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस हैं कार्दिवा चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या फिर मोजाम्बिक चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री चैनल, एंड वेरी इजी टू रिमेंबर, आप 10 याद कर सकते हैं, क्योंकि और कोई नंबर थोड़ा सा होता है तो याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये होल नंबर है तो 10 तो बहुत ईजिली याद रह जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आपसे थोड़ा सा और स्पेसिफाई होकर कभी पूछेंगे तो देखिए अंडमान जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो जो आपकी ये 10 डिग्री लाइन होती है वो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट करती है, बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। और इसके अलावा देखिए अगर कार्डिवा चैनल की बात करें तो ये कभी एग्जाम में वैसे नहीं पूछा गया, यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ दिया है, लेकिन ऐसे एग्जाम में स्पेसिफाई कभी नहीं करते हैं, तो बस ये याद रखिए कि मालदीव्स में है, ओके। एंड मोजाम्बिक चैनल की बात करें तो ये मदागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में है, और वो काल्पनी एंड सुहेली पार को भी डिवाइड करती है, लेकिन 9 डिग्री वैसे उतना यूजुअली पूछते नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10 डिग्री चैनल और मोजाम्बिक चैनल।
और कार्दिवा तो याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है उतना। क्वेश्चन नंबर 12, अलमट्टी डैम इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द, यानी कि अलमट्टी डैम एक प्रोजेक्ट है और वो कौन सी रिवर पे है आपको ये बताना है। कृष्णा रिवर, यमुना रिवर, कावेरी रिवर या फिर गोदावरी रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा रिवर। अब आपको अगर थोड़ा सा बेसिक पता है कि कृष्णा रिवर जो होती है वो मेनली कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो आप ये भी बता सकते थे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश है। तो ये एक्चुअली कर्नाटका में इस्टेब्लिश है अंडर कृष्णा इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, अ डीवीडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी आप शॉर्ट फॉर्म देखिए, सबसे पहले आप उसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करिए, क्योंकि एज यू नो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारे एब्रीविएशंस लगातार पूछे जा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली डीवीडी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे 2 डी हैं तो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ डी का मतलब पूछ लेते हैं, सेकंड वाले डी का मतलब बता दीजिए। तो प्लीज़ रिमेंबर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके। तो अब ये किसका एग्जाम्पल है आपको ये बताना है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क या फिर ऑप्टिमल डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिमल डिस्क। देखिए आपको पता ही है कि डीवीडी जो होती है वो किसी भी टाइप का डिजिटल डेटा स्टोर कर सकती है अपने अंदर, और सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है इसको, राइट। तो बस यहाँ पे बस इतना ही याद रखिए कि डीवीडी एक ऑप्टिमल डिस्क का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट ल्यूनार मिशन। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी 6 महीने पहले हम लोग ने चंद्रयान 2 किया था, तो इस वजह से शायद चंद्रयान 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए। तो ऑप्शन है आपके आदित्य, अवतार, चंद्रयान 1 या फिर एस्ट्रोसैट। अब अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के चक्कर में पड़ेंगे एग्जामिनर, तो वो यहाँ पे चंद्रयान 2 भी ऑप्शन में डाल सकते थे, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे बच्चे चंद्रयान 2 ही टिक करेंगे, क्योंकि उन्हें शायद ये नहीं पता है कि हम लोग चंद्रयान 1 कर चुके हैं और वो कितना हाईली सक्सेसफुल मिशन रहा था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर एज यू नो चंद्रयान 1 ही है। और ये कब लॉन्च हुआ था एक्चुअली, ये 2008 में लॉन्च हुआ था इसरो द्वारा। और इसरो का अगर आपसे कभी फुल फॉर्म पूछें, देखिए अब्रीविएशन की फिर बात आ गई, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और अगर आपसे पूछें कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑलराइट। और इसके बाद तो देखिए चंद्रयान 1 जब हुआ था तो उस टाइम हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, हमने चांद के सरफेस पे पानी ढूंढ लिया था, राइट। राइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ल्यूनार सरफेस, ये हम लोग का बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम का। और उसके बाद अगर चंद्रयान 1 की बात हो रही है तो जाहिर है कि इस पेपर में आगे जो भी शिफ्ट आने वाली है उसमें चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं कि चंद्रयान 2 कब हुआ था, तो 22 जुलाई 2019 को हुआ था, अभी रिसेंटली। और इसमें 3 पार्ट्स थे, ल्यूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान लूनर रोवर। तीनों ही पार्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, आपको वैसे ही याद हो गए होंगे, राइट। और अगर आपसे पूछें कि ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुए थे, तो GSLV Mk3। ओके, प्लीज़ याद रखिएगा GSLV, क्योंकि उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था कि कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 2, तो GSLV Mk3, राइट। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो इतनी बातें आपको चंद्रयान से रिलेटेड याद रखनी है। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लुसूंग फेस्टिवल एनुअली हेल्ड। यानी जो आपका लुसूंग फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाते हैं, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आप थोड़ा सा लुसूंग और सिक्किम ऐसे ज़्यादा आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद करके याद रख सकते हैं। और ये कब मनाते हैं, एक्चुअली ये दिसंबर में मनाते हैं, जब मतलब जो भी सीज़न चलता रहता है उसका जब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है, यानी लास्ट में दिसंबर में, उस टाइम पे ये फेस्टिवल वहाँ पे मनाते हैं। इसके अलावा देखिए एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस पर। एक होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो कई बार पूछते हैं कि ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो है नागालैंड का। प्लीज़ रिमेंबर दैट, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और लुसूंग फेस्टिवल सिक्किम का है। ऑलराइट, तो that's it for today. I hope you have liked the session and please don't forget to subscribe to GK Today channel. इसके अलावा देखिए एक बार RRB का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर दैट हम लोग अभी बहुत सारा कुछ साथ में पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, क्वांट सब कुछ पढ़ेंगे साथ में। तो आपको बस ये करना है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं अभी, सो दैट वी कैन प्लान इट मच बेटर वे एंड वी कैन हेल्प इट आउट। ओके, सो थैंक यू so much for watching till the end and I am Nuzhat Sana signing off. Bye bye.